नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ मास्टर। मैं हूं अंकित जैन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का सेकंड पार्ट हम आपके सामने लाए हैं। लास्ट पार्ट्स में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो शुरुआती अमेंडमेंट्स थे उनके बारे में चर्चा की। हमने चर्चा की 42nd अमेंडमेंट के बारे में, जो इसे कॉन्स्टिट्यूशन का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि अभी तक का बिगेस्ट अमेंडमेंट है वो। और उसमें चर्चा की कैसे इमरजेंसी पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे मेजर चेंजेस हुए, कैसे इमरजेंसी इम्पोज की गई। उसके बाद देयर आफ्टर हालांकि कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे थे जो पावर जिससे कोई अफेक्ट नहीं हो रही थी, जैसे प्रीएम्बल का अमेंडमेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ना है। लेकिन कुछ अमेंडमेंट ऐसे थे जिसने काफ़ी चेंजेस किए, जैसे अमेंडमेंट पर जुडिशल रिव्यू वाला एक जो प्रोविज़न था, और काफ़ी सारे अमेंडमेंट। लेकिन उसका इफेक्ट दूर करने के लिए फिर 44th अमेंडमेंट आया था 1978 में, जब सरकार चेंज हो गई थी, गवर्नमेंट चेंज हुई। और उसने सबसे पहला काम जो किया वो इमरजेंसी के रिगार्डिंग किया, क्योंकि इमरजेंसी देश को झेलनी पड़ी थी 3 साल तक। तो सबसे मेजर जो ग्राउंड थे इमरजेंसी इम्पोज करने के, वो चेंज हुए। और एक ग्राउंड जो था जिसके आधार पर इमरजेंसी इम्पोज हुई थी वो था इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक अशांति। उस ग्राउंड को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया गया आर्म्ड रिबेलिशन यानी सशस्त्र विद्रोह को। तो इस प्रकार काफ़ी चेंजेस किए। अब नए अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 20 और 21 को अब सस्पेंड नहीं किया जा सकता। नेशनल इमरजेंसी केवल और केवल स्पेशल मेजॉरिटी से ही इम्पोज हो सकती है। साथ ही इसका जुडिशियल रिव्यू 252 सब क्लॉज 5 में किया जा सकता है। आज के वीडियो में हम कुछ आगे के अमेंडमेंट्स जो हैं, मेजर अमेंडमेंट्स, उनके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है इंपॉर्टेंट, वो है 52nd अमेंडमेंट। 52nd अमेंडमेंट जो है वो 1985 में इंट्रोड्यूस हुआ था और 10th शेड्यूल जोड़ा गया था। कल हमने चर्चा की थी लास्ट वीडियो में कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थी, 8 अनुसूचियाँ थी। आज की डेट तक 12 अनुसूचियाँ यानी 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई। तो सबसे पहले जो अनुसूची 9वीं अनुसूची आई थी वो फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी। इसी प्रकार 10वीं अनुसूची जो थी वो 52nd अमेंडमेंट 1985 में जोड़ा गया था, उसके द्वारा की गई थी। और ये इम्पॉर्टेंट है एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए, दल बदल कानून के लिए। 10th शेड्यूल जो बात करता है वो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है। इसके बाद अगला जो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट था वो था 61st अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1989 में, 1989 में। इसमें ये रिलेटेड है एडल्ट फ्रेंचाइजी से। आज के समय में आप सभी लोगों को पता है कि वोट डालने की एज 18 ईयर्स होती है, लेकिन ओरिजिनली वोट डालने की जो एज थी वो 18 ईयर्स नहीं थी, दैट वाज ऑन 21 ईयर। लेकिन उस समय के द देन प्राइम मिनिस्टर लेट राजीव गांधी जो थे, उन्होंने बेसिकली एज रिड्यूस की, जिससे काफ़ी सारे यूथ जो है वोटर बन सकें। और उस समय से आज तक जो वोटिंग की एज है दैट इज़ 18 ईयर्स। इसके बाद जो मेजर अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट थे वो हैं 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। इन दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक जैसे हैं, एक ही साथ इंसर्ट हुए। 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट से भी शेड्यूल जोड़े गए, रेस्पेक्टिवली 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल जोड़ा गया। 73rd अमेंडमेंट बात करता है पंचायती राज की, और इसमें 11th शेड्यूल जोड़ा गया। 11th शेड्यूल के साथ चैप्टर 9 भी जोड़ा गया, और 11th शेड्यूल में 29 आइटम्स थे, उन पर पंचायती राज के संबंध में चर्चा की गई है और लॉ बनाया जा सकता है। इसी प्रकार 74th अमेंडमेंट जो था वो म्यूनिसिपैलिटी को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के संबंध में था, और इससे 12th शेड्यूल जोड़ी गई और चैप्टर 9A कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया वो था 86th अमेंडमेंट। हालांकि काफ़ी साल बाद आया, बीच में कुछ अमेंडमेंट हुए रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, उनके संबंध में हम चर्चा एक नेक्स्ट वीडियो जो रिजर्वेशन पर होगा हमारा, उसमें करेंगे। 86th अमेंडमेंट आया 2002 में। इसे राइट टू एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसने आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45, आर्टिकल 50A सब क्लॉज के को ऐड किया गया। राइट टू एजुकेशन ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट नहीं था, लेकिन 6 साल से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अब ये इस अमेंडमेंट के बाद फंडामेंटल राइट हो गया। उनको शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है भी नहीं, बल्कि राज्य उनका फंडामेंटल अधिकार है कि वो राज्य से शिक्षा पा सके। और ड्यूटी किसकी है, ड्यूटी भी जोड़ी गई। फंडामेंटल ड्यूटी जो ओरिजिनली 10 थी
अब 11 हो गई। 11वीं ड्यूटी इम्पोज की गई पेरेंट्स पर। 6 साल से 14 साल तक के माता पिताओं की ड्यूटी है, बच्चों के माता पिताओं की ड्यूटी है कि वो अपने वार्ड्स जो है, अपने शिशु जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। ये उनकी ड्यूटी है। राइट्स है बच्चों का, वो स्टेट से लें, और ड्यूटी है पेरेंट्स की। साथ ही साथ आर्टिकल 45 को भी इस अमेंडमेंट से अमेंड किया गया। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो है 91st अमेंडमेंट। 91st अमेंडमेंट जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ को इससे और अधिक प्रभावी बनाया गया। बेसिकली हमने चर्चा की 52nd अमेंडमेंट से 10th शेड्यूल ऐड किया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग, लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं था। होता क्या था, बहुत सारे समय ऐसा हुआ कि जो राज्य में या केंद्र में सरकारें होती थी, वो विपक्षी ऐसे लोग जो उनकी साइड में नहीं होते थे या दूसरे दलों से होते थे, उनको ऑफ़र देते थे और उनको ये ऑफ़र देते थे कि आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको मिनिस्टर्स बनाएंगे। पूरी पार्टीज़ को भी ऐसा किया जाता था और कोई लिमिट नहीं थी मिनिस्टर्स के नंबर्स पर। कभी कभी मिनिस्टर्स की सेंचुरी भी बन चुकी थी। तो वहाँ 91st अमेंडमेंट से एक लिमिटेशन लगाया, एक रोक लगाई कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब लोकसभा में जो भी वहाँ का नंबर होगा उसका 15% ही, यानी 15% मंत्री बन सकेंगे। इसी प्रकार राज्यों की विधानसभाओं में भी उस राज्य की विधानसभा के 15% लोग ही केवल मंत्री बन सकेंगे। तो एक लिमिट लग गई, जिससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, अब पहले क्या होता था, अगर किसी कोई छोटा पार्टी है, छोटा दल है, उसमें 10 या 15 लोग हैं, उनको ऑफर मिलता था कि आप पूरे के पूरे आ जाओ, आप सबको मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब एक लिमिट है, 15% की लिमिट है, उससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। तो उससे थोड़ा लगाम लगी इस चीज़ पर। इसके बाद जो अगला अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है वो है 93rd अमेंडमेंट। 93rd अमेंडमेंट जो था 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 ऐड किया था इससे। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 आर्टिकल वो पहले ही फर्स्ट अमेंडमेंट से आ गया था। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 ऐड किया गया था। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऐड किया गया था, और हालांकि इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया था। तो यानी ये स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला जो अमेंडमेंट है इंपॉर्टेंट है वो है 99 अमेंडमेंट। 99 अमेंडमेंट जो हुआ था वो हुआ था 2014 में, और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया देयर आफ्टर रिसेंटली, तुरंत बाद 2015 में ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने। बेसिकली ये जो अमेंडमेंट था वो प्रभावी हो ही नहीं पाया। अमेंडमेंट प्रस्तावित था, अमेंडमेंट तो हो गया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका फ़ायदा कोई नहीं ले पाया। आर्टिकल 124A ऐड किया गया था। नेशनल जुडिशियल कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, लेकिन उससे पहले उसमें अमल में लाया जाता, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो इम्पोर्टेंट है वो 100 अमेंडमेंट। अब 4-5 ही अमेंडमेंट हैं तो हम सभी की चर्चा करते हैं। 100 अमेंडमेंट जो था वो है लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट 2015। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट LBA हुआ था, जिसमें इंडिया ने कुछ अपना एनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए थे, उसके बदले में बांग्लादेश ने कुछ एनक्लेव्स इंडिया को दिए थे, जिससे इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो एडजस्ट और सीधा हो सके। तो ये 100 अमेंडमेंट था। इसके बाद 101 अमेंडमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। GST, हालांकि GST प्रभावी हुआ था जुलाई से 2017, 1 जुलाई 2017 से, लेकिन अमेंडमेंट पहले हो गया था और उस अमेंडमेंट से काफ़ी सारे आर्टिकल्स जोड़े गए थे। आर्टिकल 246A, 269A, 279A, 3 नए आर्टिकल जोड़े गए थे। आर्टिकल 268A, 268A जो पहले सर्विस टैक्स लगता था उसके रिगार्डिंग था, वो डिलीट कर दिया गया क्योंकि सर्विस टैक्स तो अब इसी में इंक्लूड हो गया GST में। और काफ़ी सारे आर्टिकल और 7 शेड्यूल को अमेंड भी करना पड़ा था, क्योंकि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की पहले बात थी। पहले कुछ चीज़ों पर कानून राज्य सरकार और कुछ चीज़ों पर कानून केंद्र सरकार बनाती थी, लेकिन उस चीज़ को इन्होंने चेंज किया, तो 7 शेड्यूल में भी अमेंडमेंट करना स्वाभाविक था। नेक्स्ट अमेंडमेंट था कि जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है 102nd अमेंडमेंट। इसने ऐड किया आर्टिकल 338B को। 338B में नेशनल बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन बनाया गया, आयोग बनाया गया, पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग, और उसका संवैधानिक दर्जा उसे प्रदान किया गया। तो ये 2018 का अमेंडमेंट था। साथ ही साथ
आर्टिकल 342 ए भी ऐड किया गया और आर्टिकल 342 ए में राष्ट्रपति को पावर दी कि वो किसी भी स्टेट के रिगार्डिंग ओबीसी को डिक्लेयर कर सकेंगे। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है, काफ़ी जिसकी कोई चर्चा नहीं थी राजनीतिक हलकों में और एकदम से आ गया, प्रस्तावित भी नहीं था, वो था अमेंडमेंट 103वां अमेंडमेंट, 103rd अमेंडमेंट, जो बात कर रहा था, जिसने ऐड किया आर्टिकल 15(6) और 16(6), सब क्लॉज 15(6) और सब क्लॉज 16(6) ऐड किए। बेसिकली ईडब्ल्यूएस क्लासेस को रिजर्वेशन, ईडब्ल्यू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन देने का प्रावधान इस अमेंडमेंट से किया गया। और लास्टली जो अमेंडमेंट हुआ, 104वां अमेंडमेंट रिसेंटली हुआ, वो हुआ 2020 में। और इस अमेंडमेंट से आर्टिकल 334, ये एक ऐसा अमेंडमेंट है जिसे हर 10 साल बाद करना पड़ता है। वो 10 साल बाद क्यों? क्योंकि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, राज्यों की जो असेंबलीज हैं, विधानसभाएं, उसमें रिजर्वेशन 10 ईयर के लिए ओरिजिनली किया गया था, उसको हर 10 साल बाद बढ़ा दिया जाता है अगले 10 सालों के लिए। तो पहले उसमें 70 वर्ष था, अब उसको 80 वर्ष कर दिया गया है। तो ये लास्ट अमेंडमेंट जो अब तक हुआ है उसका 104वां अमेंडमेंट था। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें अपने कमेंट लिखकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।